गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट लाइंस, कर्व्स और पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज़ कोलिनियर पॉइंट्स? 3 or more points in a plane are called collinear points if and only if all of them lie on the same line। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते होंगे तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, और अगर वो पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं होंगे तो फिर उनको कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ इन डायग्राम में देख रहे हो कि एक जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें ए बी सी 3 पॉइंट हैं और तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। जबकि सेकेंड डायग्राम में पॉइंट ए बी सी जो हैं वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और अगर एक ही लाइन के ऊपर नहीं होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है कंकरेंट लाइंस। 3 or more lines are called concurrent lines if and only if all of them pass through the same point। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास करती है तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से पास हो रही होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंस। यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंस। जो सेकेंड डायग्राम है इसमें 3 लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन ये तीनों लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास नहीं कर रही हैं, इसलिए ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये नॉन कंकरेंट लाइंस। ठीक है, समझ आ गया? कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो उसको हम कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कर्व। कर्व एक ऐसा शेप होता है जिसको कि हम पेंसिल को बिना उठाए पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, और बिना रूलर की सहायता से बनाते हैं। आप एक पेज लो और पेज के ऊपर बिना रूलर से पेंसिल से कुछ भी बना दो तो वो जो शेप आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व। एनी शेप which is drawn without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler is called curve। समझ आ रहा है? कर्व एक शेप होती है जिसको कि हम पेंसिल से पेपर के ऊपर बनाते हैं, पेंसिल को बिना उठाए। एक बार हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, एक बार में जितना बन जाए उतना ही जो शेप आएगा वो कर्व कहलाएगा। जैसा भी बने, उल्टा सीधा कैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि रूलर का यूज़ ना हो, उसको हम बोलते हैं कर्व। अब इसमें 2 डायग्राम बने हुए हैं, दोनों ही कर्व के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये याद रखने वाली बात है कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ भी फिनिश करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है उसको स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे कर्व खत्म हो रही है उसको एंड पॉइंट। तो इसमें डायग्राम फर्स्ट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? अलग अलग हैं। डायग्राम सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है। ठीक है, कर्व समझ आ गया आपको? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें ओपन कर्व। हाँ, व्हाट इज ओपन कर्व? ओपन कर्व, अ कर्व इज कॉल्ड ओपन इफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर नॉट सेम। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे ओपन कर्व। जैसे इसमें 3 डायग्राम बनाया है मैंने, आपको तीनों से दिख रहा होगा कि तीनों में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हैं। ये डॉट्स है ना, ग्रीन कलर से दिख रहा है, उसमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन कर्व। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व। अ कर्व इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ़ इट्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। इसमें भी 3 डायग्राम दिख रहा है आपको, तीनों डायग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। ये डॉट्स से मैंने दिखाया है, डॉट्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है हर एक डायग्राम में। समझ आ रहा है? तो ओपन कर्व में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होते हैं। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंपल कर्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंपल कर्व क्या होता है कि कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल। जो कर्व अपने आप को कहीं क्रॉस ना करे उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है आपको, सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल अपने आप को क्रॉस कहीं नहीं करता है तो इसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। फिर यहाँ पे सेकंड शेप है, ये डम्बल टाइप शेप है, ये जो है ये क्रॉस कर रहा है बीच में, है ना, दिख रहा है आपको?
क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट बना दिया मैंने, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वहाँ उसको ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। तो ये क्या है कि ये क्रॉस कर रहा है अपने आप को। अगर कर्व अपने आप को क्रॉस कर देता है तो वो सिंपल कर्व नहीं होता है, ठीक है। सिंपल कर्व तभी माना जाएगा वो अपने आप को क्रॉस ना करे। तो पहला जो एग्जांपल है सर्कल, इसमें ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल कर्व है। जबकि दूसरे एग्जांपल में ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है, तो ये कैसा एग्जांपल है, नॉट ए सिंपल कर्व। फिर तीसरा जो डायग्राम है इसमें ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये सिंपल है और क्लोज्ड है ना। अभी हमने देखा था ओपन और क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड क्या होते हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो, तो ये बंद भी है। और सिंपल क्यों है, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है। जो चौथा एग्जाम्पल है ये सिंपल है और ओपन कर्व है। सिंपल क्यों है ये, क्योंकि ये खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं से भी। जब ये क्रॉस नहीं करता है, डू नॉट क्रॉस लिखा है ना, डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जब क्रॉस नहीं करेगा तो उसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे। तो ये जो फोर्थ डायग्राम है ये खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं पर भी, तो ये सिंपल कर्व है। और ये एक ओपन कर्व है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है। इस तरह से जो फिफ्थ डायग्राम है ये ओपन है लेकिन सिंपल नहीं है। ओपन क्यों है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग हैं, इसलिए ओपन है। और सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है। समझ आ रहा है, सिंपल कर्व आपको समझ आ गया। सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि एक ऐसा शेप बनाओ जो सिंपल हो और क्लोज्ड हो, ऐसा डायग्राम बनाओ जो सिंपल हो ओपन हो, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाओ जो ओपन हो लेकिन सिंपल ना हो, ऐसा डायग्राम बनाओ जो क्लोज्ड हो लेकिन सिंपल ना हो। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी आपके पास शेप है उसके जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको इंटीरियर बोलेंगे, बाहर का जो पार्ट होता है उसको बाउंड्री बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। अंदर के पार्ट को इंटीरियर बोलेंगे, बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर बोलेंगे। और जो उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, जो ये पिंक से दिख रहा है आपको, पिंक से जो है ये पिंक इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। और या फिर पिंक वाला जो कलर दिख रहा है आपको, ये पूरी बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री के अंदर का पार्ट इंटीरियर होगा और बाउंड्री के बाहर का पार्ट एक्सटीरियर होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा इंटीरियर कहलाता है, बाउंड्री के बाहर वाला हिस्सा एक्सटीरियर कहलाता है, और बीच में बाउंड्री होती है, ठीक है। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है रीजन। रीजन क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री। किसी भी कर्व का इंटीरियर और बाउंड्री को अगर हम मिला दें तो उसको हम रीजन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या हुआ, तो सर्कुलर रीजन इज डिफाइंड एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल का इंटीरियर ले लो और सर्कल की बाउंड्री ले लो, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, सर्कुलर रीजन। इसी तरह से ट्राइंगुलर रीजन है, तो ट्राइंगुलर रीजन क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर का हिस्सा, एंड बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की बाउंड्री, दोनों को हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगुलर रीजन। इस तरह के कोई भी शेप आता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, रेक्टेंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। तो जो भी पूछेंगे उसका अंदर का हिस्सा और उसकी बाउंड्री दोनों को मिलाने से क्या बनता है, रीजन, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है पॉलीगन। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलीगन, इसको ध्यान से समझना है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन होने के लिए तीन चीज़ें आपको चेक करनी है। पहली चीज़ तो सिंपल होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए, और तीसरा लाइन सेगमेंट से बना हो। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं हो रहा है तो वो पॉलीगन नहीं माना जाएगा। जैसे आप पहला इसमें डायग्राम देख रहे हो, पहले डायग्राम में ये क्लोज्ड है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना है, दो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल, क्योंकि ये खुद को क्रॉस कर रहा है, ये अपने आप, है ना। सिंपल क्या होता है कि जो अपने आप को क्रॉस ना करे, ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये सिंपल नहीं है। क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन सिंपल नहीं है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है, पॉलीगन नहीं है। इस तरह से ये दूसरा जो डायग्राम है इसमें ये क्लोज्ड है, बंद है, ये सिंपल है क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा है अपने आप को कहीं भी, सिंपल है। लेकिन इसमें क्या समस्या आ रही है कि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये थोड़ा सर्कुलर है, लाइन सेगमेंट नहीं है।
तो ये लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना होगा, तभी इसको हम पॉलीगन बोलेंगे। तो इसमें भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा, क्या है, पॉलीगन नहीं है। थर्ड जो एग्जांपल है, इसमें आप देखोगे कि ये सिंपल भी है ना, अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन ये क्लोज्ड ही नहीं है ना, ओपन कर्व है ये, तो इसलिए फिर ये पॉलीगन नहीं है। और ये फोर्थ एग्जांपल है, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और पूरा पूरा लाइन सेगमेंट से भी बना है, ठीक है, इसलिए ये पॉलीगन है। समझ आ गया? पॉलीगन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। पॉलीगन हम उसको बोलेंगे जो कि सिंपल हो, क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। इसकी डेफिनेशन ये है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। याद रहेगा? पॉलीगन है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए तीन चीज़ें आपको चेक करनी है। एक तो सिंपल होना चाहिए, यानी कि वो क्रॉस ना करे अपने आप को। दूसरा ये है कि क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो, ओपन ना हो कहीं से भी। और तीसरा है कि पूरा पूरा वो लाइन सेगमेंट से बना हो। अगर लाइन सेगमेंट कहीं किसी भी पार्ट में लाइन सेगमेंट नहीं है तो फिर वो पॉलीगन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। वर्टेक्स क्या होता है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जो घर है, जिस कमरे में आप रह रहे हो, उस कमरे में जो कॉर्नर पॉइंट है, कोने जो होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कॉर्नर ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड वर्टेक्स। मोर देन वन वर्टेक्स इज कॉल्ड वर्टिसेस। अब एक से ज़्यादा वर्टेक्स अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डायग्राम बना है, इसमें 4 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये चारों कॉर्नर पे बने हुए हैं, है ना, तो 4 वर्टिसेस हो जाएंगे इसमें, A, B, C और D। इन दिस फिगर देयर आर 4 वर्टिसेस, नेमली A, B, C एंड D। जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है साइड्स। A line segment which join two adjacent vertex is called side of a polygon। Adjacent मतलब साथ वाले होते हैं, ठीक है, साथ में, या तो A और B ये adjacent vertex हैं, B और C adjacent vertex हैं, C और D adjacent vertex हैं, A और D adjacent। तो A और B को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो लाइन सेगमेंट साइड कहलाएगी। B और C को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो साइड कहलाती है। C और D को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो साइड कहलाती है। इस तरह से A और D को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो साइड है। तो इसमें 4 साइड है ना। इन दिस फिगर साइड्स आर AB, BC, CD एंड AD। पर आपके यहाँ ध्यान रखना है कि ये सारे लाइन सेगमेंट हैं, तो हमें लाइन सेगमेंट का सिंबल इस पर यूज़ करना ही करना है। लाइन सेगमेंट का सिंबल मैंने क्या बताया था आपको, बार होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट जहाँ भी लिखेंगे उसके ऊपर हमें बार्स लगाना है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, देख लेना अगर याद नहीं है तो। जो लाइन सेगमेंट के ऊपर बार लगाई जाती है, लाइंस के ऊपर बोथ साइडेड एरो और रे के ऊपर सिंगल साइड एरो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साइड्स समझ आ गया आपको? साइड्स मतलब होते हैं किनारे, है ना। कोई भी आपके पास शेप है तो उसके साइड में जो किनारे किनारे जो हैं उसकी जो बाउंड्री है वो उसकी साइड्स कहलाती है ना। और डेफिनेशन ये होता है कि लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू एडजेसेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड साइड ऑफ ए पॉलीगन। अच्छा, इसके बाद साइड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडजेसेंट साइड, एक होता है अपोजिट साइड। तो जो साथ में होते हैं उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं और जो साथ में नहीं होंगे उसको अपोजिट साइड बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। एडजेसेंट मतलब एक साथ होता है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ होगा, उसके बगल में जो हो। एडजेसेंट मतलब उसके बगल में, आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो एडजेसेंट मतलब आएगा उसके बगल में, डेफिनेशन होती है। तो एडजेसेंट साइड मतलब उसके साथ, उसके जस्ट साइड में कौन सा है, तो वो एडजेसेंट साइड हो। 2 साइड एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन ये है कि 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन विद ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। 2 साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे अगर उन दोनों का एक एंड पॉइंट कॉमन हो। जैसे यहाँ पे AB और BC है, तो AB में भी एंड पॉइंट B है, 2 एंड पॉइंट हैं AB का, एक A है और एक B है। और BC के भी 2 एंड पॉइंट हैं, एक B है और एक C है। तो लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट BC दोनों में पॉइंट B कॉमन आ रहा है। दिख रहा है आपको? ध्यान से देखना, पॉइंट B जो है ये दोनों का कॉमन है। पॉइंट B AB में भी आ रहा है और पॉइंट B जो है BC में भी आ रहा है। तो AB और BC कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया जो कनेक्टेड हो, AB और BC कनेक्टेड है, साथ साथ हैं, तो जो साथ साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। समझ आ रहा है? AB और BC एक साथ हैं
फिर BC और CD एक साथ हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, AB और BC ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, AB और BC एक पेयर हो जाएगा एडजेसेंट साइड का। फिर BC के साथ कौन सा है, CD, तो BC और CD दूसरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। फिर CD और AD ये तीसरा पेयर हो जाएगा एडजेसेंट साइड का, और AD और AB ये चौथा पेयर हो जाएगा एडजेसेंट साइड का। समझ आ गया, एडजेसेंट साइड समझ आ रहा है आपको, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं कि जो साथ में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्टेड हैं किसी भी पॉइंट पे तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, और जो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होगा, टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स इफ नो पॉइंट इन कॉमन, उसमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, है ना। अभी हमने देखा था लास्ट में कि उसमें क्या था कि वन एंड पॉइंट कॉमन था एडजेसेंट साइड में, वो एक साथ थे, मतलब है ना, कनेक्टेड थे। अब अपोजिट साइड का माने क्या होता है कि जो कनेक्टेड ना हो, सिंपल डेफिनेशन है, एडजेसेंट मतलब कनेक्टेड और अपोजिट मतलब नॉट कनेक्टेड। अब इसमें आप देखो कि AB और CD ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग हैं। कहीं पर भी ये AB और BC जो AB और CD ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। AB और BC जो हैं वो पॉइंट B पे मिल रहे हैं, इसलिए AB और BC को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। जो मिल जाते हैं, है ना, जो जुड़े हुए हों एक दूसरे से कनेक्टेड हों उसको बोलेंगे एडजेसेंट। जो जुड़े हुए ना हो, डिस्कनेक्ट हों, उसको बोलेंगे अपोजिट साइड। AB और CD कैसे हैं इसमें, अपोजिट साइड। AB के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, CD, और AD के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, BC, ठीक है, समझ आ गया। टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड अपोजिट। कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है बेटा। अपोजिट साइड, अपोजिट वर्ड मतलब आ गया तो चाहे अपोजिट साइड हो, अपोजिट एंगल हो, अपोजिट वर्टेक्स हो, तो वो इसका मतलब ये है कि वो कनेक्टेड नहीं है। और एडजेसेंट मतलब आ गया तो वो इसका मतलब ये है कि वो कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। तो अभी बताया मैंने एडजेसेंट एंगल क्या हो जाए, एडजेसेंट मतलब कनेक्टेड। दो एंगल अगर वो कनेक्टेड हैं तो उसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। बट व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज टू एंगल हैविंग वन आर्म कॉमन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अगर एक आर्म कॉमन हो, जैसे एंगल A और एंगल B है, ये दिख रहा है आपको, इसमें जो AB है वो क्या है, कॉमन आर्म है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से फिल किया है। एंगल A और एंगल B का कॉमन आर्म कौन सा है, AB, क्योंकि एंगल A हम कैसे लिखेंगे DAB, और एंगल B कैसे लिखेंगे CBA, तो इसमें कॉमन आर्म कौन सा बन रहा है, AB, ठीक है। तो AB कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल A और एंगल B कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट। ये दोनों कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। एंगल A और एंगल B को कौन सा साइड कनेक्ट कर रहा है, AB, ठीक है। एंगल A और B को AB साइड कनेक्ट कर रही है ना, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। AB एडजेसेंट एंगल है, फिर BC एडजेसेंट एंगल है, फिर एंगल C और एंगल D एडजेसेंट एंगल होगा, और एंगल D और एंगल A एडजेसेंट, चार पेयर होते हैं एडजेसेंट एंगल के। इस तरह से अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि नो कॉमन आर्म, है ना, टू एंगल्स हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड अपोजिट एंगल, जिसमें कोई भी आर्म कॉमन ना हो। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि जैसे A और C ये पिंक से दिख रहे हैं आपको, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, और B और D ये ग्रीन से दिखाया है। B और D जो हैं ये कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, इनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, ठीक है। एंगल B आप ड्रॉ करोगे तो आपको AB और BC बनाना पड़ेगा, और एंगल D ड्रॉ करोगे तो आपको AD और CD बनाना पड़ेगा। तो AB और BC बनाने के लिए AD और CD से हमें कोई मतलब नहीं है ना, AD और CD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एंगल B बनाना चाहते हैं तो हमें AB और BC बनाना पड़ेगा, तो हमें AD और CD से कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह से अगर आप एंगल D बनाना चाहते हो तो AD और CD बनाना है, हमें फिर AB और BC से कोई मतलब नहीं है। यानी ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। जबकि एडजेसेंट एंगल में अगर आप एंगल A बनाओगे तो आपको AD और AB बनानी पड़ेगी,
है ना। और एंगल बी बनाओगे तब भी आपको ए बी और बी सी बनाना, दोनों केस में ए बी बनाना ही पड़ रहा है, लेकिन जो अपोजिट एंगल है उसमें अलग अलग हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कॉमन नहीं है कुछ भी। तो अगर कोई आर्म कॉमन नहीं है तो उसको हम अपोजिट एंगल बोलेंगे, और एक आर्म कॉमन है तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, ये सारे कंसेप्ट जो हैं इस क्लास में तो काम आएंगे ही, आगे क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे, इसलिए इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार 4 बार इस वीडियो को देखना, जब अच्छी तरह समझ आए तभी आप एक्सरसाइज करना। इसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। डायगोनल क्या होता है कि अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, आमने सामने वाले, अपोजिट मतलब आमने सामने, ए के सामने कौन सा वर्टेक्स है, सी, ठीक है, ए बी तो हो जाएंगे एडजेसेंट वर्टेक्स, और ए सी कैसा हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स। तो ए सी और बी डी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसको हम डायगोनल बोलेंगे। एक डायगोनल ए सी होगा और दूसरा डायगोनल बी डी होगा, ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती हैं उन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, ठीक है बेटा, समझ आ गया। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये कंसेप्ट्स लिख लेना फेयर कॉपी में, उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, मैं सोल्यूशन ज़रूर भेजूँगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।